तो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं आप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि ये कहानियां, ये किस्से आखिरकार हमें क्या बयां करना चाहते हैं? क्या सच में भूत प्रेत, जिन, शैतान ये सब होते हैं, या फिर ये कहानियां हैं जो हमें बस डराती ही रहती है? अगर हम इसे झूठ माने तो इसमें उन लोगों का क्या जो इसका सामना कर चुके हैं। तभी तो अलग अलग जगहों से मेरे सभी मित्र एक एक कर अपनी कहानियां सुनाते हैं, जिसमें मैं बस अपनी आवाज़ देकर लाखों लोगों तक इसे पहुंचा पाता हूं। तो दोस्तों, इसी तरह की इन रहस्यों से भरे, आपकी कल्पनाओं से परे चलते हैं हमारी आज की कहानियों की तरफ। बस आप इतना करें कि अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन भी ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर कहानी सबसे पहले अपने आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूं, तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद आपको मैं वहीं मिलूंगा। तो बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। तो दोस्तों, दरअसल बात कुछ ऐसी है, अगर हम किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं और उसी के साथ ही अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, और यदि गलती से मर भी जाए लेकिन मन में उसी का साथ निभाने की इच्छा हो, तो यह कहानी भी कुछ इसी तरह की है। तो चलते हैं और शुरुआत करते हैं अपनी पहली कहानी की। दोस्तों, मेरा नाम ऋतब्र पाल है और आज मैं आपको अपने पिताजी के साथ घटी कहानी सुनाने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों, यह कहानी मेरे पिताजी के साथ बहुत छोटी सी उम्र में घटी थी। तो ये उन दिनों की बात है जब मेरे पिताजी गांव में अपने मामा के घर पर रहते थे और उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई उन्हीं के घर से की थी। मामा ने उनको पढ़ाया लिखाया था क्योंकि उनके माताजी और पिताजी का निधन हो चुका था। पर यह बात पहले की है। उन दिनों गर्मियों का मौसम था और आम का सीजन भी था। अलग अलग तरीकों के आम पेड़ों पर लगे हुए थे और लोग भी आमों का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। उन सब लोगों में से मेरे पिताजी भी एक थे, जो कई महीनों से आमों का इंतज़ार कर रहे थे। पर उन्हें कहाँ पता था कि यह आमों का सीज़न उन्हें अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा झटका दे देगा। खैर, मेरे पिताजी हर दिन आम तोड़ने जाते थे, परंतु उन दिनों टाइम देखने की कोई सुविधा नहीं होती थी। तो पिताजी नाना जी के टॉयलेट जाने का इंतज़ार करते, और जब नाना जी टॉयलेट करने के बाद बगीचे की तरफ निकल पड़ते तो पिताजी भी उनके पीछे पीछे चले जाते और चुपचाप आम तोड़कर ले आया करते थे। तब पिताजी सोचते थे कि सुबह के 5 या 6 बज रहे होंगे, परंतु टॉयलेट तो इंसान कभी भी किसी भी वक्त जा सकता है। खैर, एक दिन ऐसा ही हुआ। पिताजी हर बार की तरह नाना जी के टॉयलेट जाने के बाद वह आम तोड़ने के लिए गए, परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि अभी रात के 2:30 बज रहे हैं। उन्हें लगा कि शायद सुबह के 5 या 6 बज रहे होंगे। पिताजी जब आम के बगीचे में पहुंचे तो वहां बहुत सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई आवाज सामने नहीं आ रही थी और ना ही वहां कोई इंसान दिख रहा था। पर उन्होंने सोचा कि ये अच्छा मौका है, ज्यादा से ज्यादा आम तोड़ लेता हूँ। लगता है आज सबसे पहले मैं ही आया हूँ। इसके बाद पिताजी अपने काम में लग गए। उन्हें आम तोड़ते तोड़ते बहुत समय हो गया था, तो उन्होंने अपनी नज़र इधर उधर घुमाई और सोचा कोई देख तो नहीं रहा। तो उन्होंने देखा एक और आदमी उन्हीं की तरह आम तोड़ रहा है, पर उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप अपने आम तोड़ने के काम में लग गए। कुछ देर बाद उनकी आम की थैली पूरी भर गई थी, पर वो इंसान बिना थैली के था और वह आम भी बहुत सारे तोड़ चुका था और पता नहीं वो आम तोड़कर किस में रखे जा रहा था। तो पिताजी थोड़ी देर वहीं रुक गए और वो देखते रहे कि आखिरकार ये इतने सारे आम रख कहाँ रहा है। लेकिन वो आदमी बस लगातार आम तोड़ते ही जा रहा था। जब उस आदमी को देखते देखते देर हो गई तो पिताजी को थोड़ी घबराहट होने लगी और वो वहां से छोड़कर घर आ गए और घर पर आकर चुपचाप सो गए। पिताजी ने कुछ दिनों तक किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन इसके बाद एक दिन उन्होंने हिम्मत कर नाना जी को ये सब बताया। लेकिन नाना जी ने उल्टा उन्हें एक चौंका देने वाली बात बता दी। नाना जी ने बताया कि जिस आम के बगीचे में तुम आम तोड़ने गए थे, उस बगीचे के मालिक की मौत कुछ ही हफ्तों पहले हुई है
उसे अपने पेड़ पौधों से बहुत ज्यादा लगाव था। वो अपने पेड़ पौधों का ख्याल अपने बच्चों की तरह रखता था। उसे जगह जगह पर पेड़ पौधे लगाना बहुत पसंद था। और सबसे खास बात तो यह है कि उसके मरने के बाद उसकी लाश उसी बगीचे में जलाई गई थी। तभी से उस आदमी की आत्मा वहां उस बगीचे का ख्याल रखती है। और जैसा कि तुमने बताया, तुम पहले इंसान नहीं हो जिसे यह आत्मा दिखी है। यह आत्मा पहले भी बहुत लोगों को दिख चुकी है, पर इस आत्मा ने कभी भी किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद मेरे पिताजी उस बगीचे के आसपास भी नहीं गए। पर एक बात है जो मेरे मन में बहुत खटकती है कि उस आत्मा ने उस बगीचे में बिना परमिशन के आम तोड़ने पर भी या किसी भी प्रकार का कोई नुकसान करने वाले को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। दोस्तों, आपने सुना होगा, जो इंसान किसी के साथ बुरा करता है तो उस इंसान के साथ भी बुरा ही होता है। परंतु उस इंसान का क्या जो किसी के साथ बुरा नहीं करता लेकिन उसी के साथ बुरा हो जाता है। पर कहते हैं कि भगवान उस इंसान को कैसे न कैसे कर बचा ही लेता है। तो एक ऐसी ही कहानी मैं आज आपको सुनाने वाला हूं जो कि उस सूरत में रहने वाले इंसान की है जिनका नाम सुमित है। और ये कहानी भी उन्हीं के साथ घटी है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सुमित है और मैं सूरत का रहने वाला हूं। ये कहानी लगभग 3 साल पुरानी है, यानी 2017 की है। दोस्तों, मुझे अच्छे से याद है, वो दिन साल का आखिरी दिन था, यानी 31 दिसंबर। ये वो दिन है जो हर इंसान धूमधाम से मनाता है और अपने आने वाले नए साल की नई शुरुआत करता है। पर हमारा नया साल ऐसे आएगा हमने सोचा नहीं था। मैंने और मेरे दोस्तों ने पहले ही प्लान कर रखा था कि हम लोग 31 दिसंबर को डांग घूमने जाएंगे और वहां एक रात शबरी धाम रिजॉर्ट में गुजारेंगे और अगले दिन दोपहर में ही वहां से निकल जाएंगे। मेरे साथ मेरे 6 या 7 दोस्त थे और उनमें से मेरा एक खास दोस्त जय था। उसकी कुछ दिनों पहले ही शादी हुई थी और उसकी बीवी यानी इशिता हमारी अच्छी दोस्त भी है। वो दोनों भी हमारे साथ नया साल मनाने जा रहे थे। उस दिन मेरे ऑफिस में काम ज्यादा होने की वजह से मुझे देर हो गई थी, पर हमने अपना प्लान कैंसिल नहीं किया था। हम लोग 2 गाड़ियों में बट गए थे। इशिता और जय मेरे साथ मेरी ही गाड़ी में थे। हम लोग करीब 5 से 6 बजे के बीच में वहां से निकले। इशिता ने जाने के समय पर अपने बाल खुले कर रखे थे। उसे नहीं पता था कि खुले बाल रखना ऐसे सुनसान रास्तों में उसके लिए एक बुरी मुसीबत बन जाएगी। हम सब लोग हंसी मजाक करते करते जा रहे थे और बहुत ज्यादा खुशी भी हो रही थी कि हम लोग अपना नया साल अच्छे से गुजारेंगे। परंतु यह खुशी 2017 को मंजूर न थी। मैं गाड़ी को बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं चला रहा था। मैं अपनी और अपने दोस्तों की सेफ्टी साथ में लेकर गाड़ी चला रहा था। दूसरी गाड़ी में मेरा दोस्त बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। मुझे गाड़ी चलाते चलाते बहुत देर हो चुकी थी और रात भी बहुत हो चुकी थी। सर्दी का टाइम था तो कोहरा भी बहुत हो रहा था। हम लोगों ने डांग के जंगलों में 10:30 बजे एंट्री की थी और जो दूसरी गाड़ी के लोग थे वो हमसे पहले ही वहां एंट्री कर चुके थे। गाड़ी चलाते चलाते अचानक मेरे दोस्त ने गाड़ी में से कुछ देखा। हमें छलावा जैसा लगा, पर हमने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया और अपनी गाड़ी चलाते रहे। मेरी गाड़ी में जो मेरे दोस्त बैठे हुए थे उनमें से एक को उल्टियां भी हो रही थी, तो हमें रास्ते में 3-4 बार गाड़ी रोकनी पड़ी। एक कारण यह भी था कि हम पीछे हो चुके थे, जिसकी वजह से दूसरी गाड़ी के लोग पहले ही पहुंच चुके थे। दोस्तों, हमें रिजॉर्ट पहुंचते पहुंचते 11:30 बज चुके थे और जैसे ही हमने रिजॉर्ट में एंट्री की तो यकीन मानिए वो रिजॉर्ट बहुत ही ज्यादा आकर्षित था और साथ ही साथ बेहद खूबसूरत भी था। दोस्तों, इसके बाद हम सब अपने अपने कमरों में फ्रेश होने के लिए गए और फिर हम सब ने एक साथ बैठकर डिनर किया। तभी मेरे दोस्त यानी जय ने बोला कि थोड़ी देर वादियों में घूम आते हैं। इसके बाद हम सब रिजॉर्ट से घूमने के लिए निकल चुके थे। उस समय रात के 12:30 बज रहे होंगे। हम सब पैदल ही घूमने गए थे। तब भी इशिता ने अपने बाल खुले ही रखे थे। मैं जय और इशिता के साथ ही चल रहा था। चलते चलते अचानक से इशिता को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे कोई बुला रहा हो।
उसने पहले जय को बताया तो जय उसकी बात पे हंसने लगा। फिर उसने मुझे बोला, मुझे तो रास्ते में पहले ही ऐसा महसूस हो रहा था, पर मैंने उसे कहा कि उस पर ज्यादा ध्यान मत दो और कुछ ज्यादा बोलो भी मत। उसने तुरंत मेरी बात मान ली और हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े तो अचानक से हमारी नजर एक कच्चे मकान की ओर पड़ी। वहां पे एक कपल था, पर वो कपल बहुत अजीब था। पता नहीं क्यों, पर वो हम लोगों को बुला रहा था। हम सब वहां जाना नहीं चाहते थे, पर जय को वहां जाना था। हमने उसे पहले भी बोला था कि मत जा, पर उसने हमारी एक ना सुनी। वो इशिता को लेकर जा रहा था और उसने बोला कि तुम सब रिजॉर्ट में चले जाओ, हम थोड़ी देर में वहीं पर मिलते हैं। पर इशिता ने मुझे बोला कि तुम भी चलो हमारे साथ। मैंने उसकी बात सुनी और उसके साथ चला गया और बाकी सारे दोस्त रिजॉर्ट चले गए। जय, इशिता और मैं ही थे जो कि उस कच्चे घर में गए। जैसे ही हम तीनों उनके घर गए तो उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से स्वागत किया, पर हमें थोड़ा अजीब भी लग रहा था कि वो दोनों हमारे पास नहीं आ पा रहे थे। वो जितनी भी कोशिश करते पर वो हमारे पास नहीं आ पा रहे थे। वो हमसे करीबन 7 फुट की दूरी पर ही खड़े थे। धीरे धीरे मुझे भी थोड़ा अजीब लगने लगा कि वो हमारे पास क्यों नहीं आ पा रहे। और जब वो लेडी मुझे एक लस्सी का गिलास दे रही थी तब मुझे ही उठकर उसके पास जाना पड़ा और मैंने जैसे ही हाथ गिलास में लिया वैसे ही वो औरत जमीन पर गिर गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे लगा ये क्या हुआ, पर उसके बाद जो हमने सुना और देखा वो बहुत खतरनाक था। अचानक से उस औरत की आवाज बदलने लगी। वो कुछ ज्यादा बोल नहीं पा रही थी, पर उसकी आवाज औरत जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि बहुत भारी भारी आवाज थी। उस औरत ने हमसे बोला कि चले जाओ यहाँ से, तुम अपने दोस्त और उसकी बीवी को लेकर यहाँ से चले जाओ। ये बात हम तीनों को कुछ समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों बोल रही है। कि तभी उस औरत ने दोबारा मुझसे कहा कि तुमने ये जो गले में माला पहनी है उसे उतार के फेंक दो, तभी तुम यहाँ पर रुक पाओगे। दोस्तों, वो माला जगन्नाथ जी की थी और मेरे पर्स में शिव चालीसा और हनुमान चालीसा भी थी। शायद इसी वजह से वो औरत हमारे करीब नहीं आ पा रही थी। इतना सब होने के बाद हम लोगों को समझ आ चुका था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और हम लोग चुपचाप उठे और बड़ी तेजी से वहां से भाग निकले। वो दोनों हमारे पीछे आने की कोशिश कर रहे थे तो हम लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी और हम भागते भागते रिजॉर्ट पहुंच गए, परंतु हमने किसी को कुछ नहीं बोला। इस घटना के बारे में अगले दिन मैंने रिजॉर्ट के वेटर से पूछा कि वहां उस कच्चे मकान में रहने वाले कपल का क्या राज है। तब वेटर ने कुछ ऐसा बताया जिसने मेरे रोंगटे ही खड़े कर दिए। उसने बताया कि एक बारी वो कपल भी डांग घूमने आया था, पर एक घटना में उसके आदमी की मौत हो गई थी। वहां पर गांव में रहने वाले लोगों ने उसकी मदद नहीं की तो उस औरत ने श्राप दे दिया कि वह किसी भी कपल को नहीं छोड़ेगी, और ऐसा बोलकर उस रात उस औरत ने भी आत्महत्या कर ली थी। बस तभी से वह कपल खुले बाल वाली औरत को अपने यहाँ बुलाती है और उसे मार देती है। इसके बाद दूसरे दिन बस उसकी बॉडी ही मिलती है। बस दोस्तों, फिर क्या था, हम शुक्र अदा कर रहे थे ऊपर वाले का कि हम बच गए। बस उस दिन के बाद से हमने ठान ली थी कि हम कभी भी अनजान जगहों पर नहीं जाएंगे। दोस्तों, जब भी मैं उस दिन को याद करता हूँ तब मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। दोस्तों, ये चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जो बड़े कहते हैं वो आपके अच्छे के लिए कहते हैं, पर आप और मैं, हम जैसे कई लोग कई बार अपनी ही चलाते हैं, किसी की भी नहीं सुनते। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं ऐसे ही जिद की एक कहानी। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मनीष मीना है। मैं राजस्थान के दौसा जिले के हसीरा गांव का रहने वाला हूं, और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं यह कहानी मेरे और मेरे एक दोस्त जिसका नाम राम मनोहर मीना है उसके साथ घटी थी। ये बात 2017 की है, जब मैं और मेरा दोस्त अपने एक रिश्तेदार की शादी में जा रहे थे। हमारे गांव से शादी वाला घर 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पर था। उस जगह का नाम चौरड़ी था, जहां पर हमको शादी के लिए जाना था। उन दिनों गर्मियों का मौसम था और दिन रात माहौल गर्म का ही रहता है। एक तरफ गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही थी
ऐसे में तब हमारा भी मन कभी कभी बियर पीने का करता था, क्योंकि गर्मियों में ठंडी बियर पीने में अलग ही सुकून मिलता है। दोस्तों, शादी में जाने से पहले हम लोगों ने यह प्लान कर रखा था कि हम लोग वहाँ जाकर बियर पियेंगे। तो ठीक बियर की बोतलें हमने रास्ते से ना लेकर वहाँ पहुँचने के बाद वहीं से लेना ठीक समझा, और हमने वैसा ही किया जो हमने प्लान कर रखा था। हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते रात के 8:30 बज चुके थे। गांव का इलाका था, उन्होंने शादी की तैयारियां अपने नए मकान में करी थी और बहुत जोरों शोरों से वहाँ नाच गाना चल रहा था। सब वहाँ पे शादी में बहुत मज़े कर रहे थे और सबके सब वहाँ अपने आप में बिजी लग रहे थे। हम लोग भी धीरे धीरे सबसे बातचीत कर रहे थे। तो ऐसे ही बात करते करते रात के 10 बज गए। पता ही नहीं लगा, पर हम अपना प्लान भूले नहीं थे। हम एक दूसरे को इशारा करके वहाँ से निकल गए। तभी एक रिश्तेदार ने बोला कि बेटा, ज़्यादा दूर मत जाना, यहीं आसपास ही रहना। तब हमने उनकी बात ज़्यादा गौर ना करते हुए वहाँ से चले जाना ही ठीक समझा। हम दोनों बातचीत करते करते जा रहे थे। हम लोग घर से थोड़ी दूर पहुँच गए थे। तब मनोहर ने बोला कि यहाँ पर कोई भी आ सकता है, तो थोड़ा और आगे चलते हैं। मैंने भी उसकी बात मानी और हम लोग थोड़ी और आगे चले गए। थोड़ी दूर आने के बाद हमें लगा कि यह जगह ठीक है, तो हमने अपनी बियर की बोतल निकाली और साथ में ही हमने नमकीन भी रखी थी। हमने तुरंत ही पीना शुरू कर दिया। हमारे पास टोटल 5 बोतल थी। हमें वहाँ बैठे 1 घंटा हो चुका था और हम उस 1 घंटे में 4 बोतलें ख़त्म कर चुके थे। मैंने जैसे ही अपनी लास्ट बोतल निकाली और मैं जैसे ही उसे खोल रहा था, तो एकदम से मनोहर ने बोला कि यार, कोई औरत अपनी तरफ आ रही है। वो औरत शादी वाले घर की ओर से आ रही थी। हमें लगा शायद हमें बुलाने आ रही है। हम लोग उस औरत को देख रहे थे। हम उस रास्ते से 50 से 60 मीटर दूर खाली खेत में बैठे हुए थे और आगे का रास्ता खेतों में ही जा रहा था, पर आगे कोई भी मकान नहीं दिख रहा था। वो औरत जैसे ही हमारी तरफ आने लगी तो हम बिल्कुल चुप से हो गए थे और हमने चुपचाप वहां से अपना सामान भी हटा दिया था। इसके बाद दोस्तों, वो औरत ने हमें देखा या नहीं यह हमें पता नहीं, पर वो औरत बस चलते ही जा रही थी। वो उसी रास्ते पर हमसे भी आगे बढ़ चुकी थी। हमने सोचा कि शायद उसका आगे घर होगा, इसलिए वो वहां जा रही होगी। दोस्तों, उसी वक्त मेरी नज़र एकदम से घड़ी पर पड़ी। उस समय रात के 11:40 हो रहे थे, पर मेरे दिमाग में एक बात आई कि आगे कोई घर दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, तो फिर वो कहाँ जा रही है। इसी के चलते तुरंत मनोहर ने बोला कि उस औरत के पीछे चलते हैं। फिलहाल उसको मैंने मना कर दिया था। फिर उसने मुझसे बोला कि कुछ नहीं होगा, तू चल तो सही। आखिरकार वो मुझे ले ही गया। इसके बाद हम दोनों उस औरत का पीछा करने लगे। वो हमसे थोड़ी ही दूरी पर थी। दोस्तों, थोड़ी देर बाद हमें ऐसा लगने लगा कि उस औरत को हमारा पता लग गया है, क्योंकि वो अपने पैर बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही थी। पर पूरे रास्ते उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस वो चलती ही रही। तब मैंने मनोहर से कहा कि यार, रहने दे, अपन चलते हैं, जाने दे उसको, पता नहीं कौन है। पर वो मेरी बात बिल्कुल नहीं माना और हम उसके पीछे पीछे चलते गए। मुझे अंदर ही अंदर बहुत डर लगने लगा था, क्योंकि अगर ये औरत कहीं सुसाइड करने जा रही होगी तो हम बिना मतलब के फंस जाएंगे। पर पता नहीं क्यों मेरे मन में भूत प्रेतों का ख्याल बिल्कुल नहीं आ रहा था। हम लोग करीबन 400 से 500 मीटर आगे आ चुके थे और रास्ता बहुत अजीब सा था। रास्ते के साइड में 6 से 7 फीट की कच्ची दीवारें थी, लेकिन हम इस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए उस औरत के पीछे पीछे चलते गए। अब हम 250 मीटर और आगे आ चुके थे। अब रास्ता सीधा ना होकर मुड़ने वाला रास्ता था। वो औरत सीधे हाथ की तरफ मुड़ गई थी। हमसे वो करीब 20 मीटर की दूरी पर थी। हम लोग थोड़ा और आगे गए तो अचानक से वह औरत गायब हो गई। हमने इधर उधर देखा तो वो हमें कहीं दिखी ही नहीं। हम दोनों का दिमाग उस टाइम पर चल नहीं रहा था। फिर हमने सोचा कि थोड़ा और आगे चलते हैं। आगे चलकर हमारे सामने एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था और उस पेड़ के ठीक नीचे एक कुआं था, जिसमें से हमें चमगादड़ों की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। ये सब देखकर मैं बहुत डर गया था। तो मैंने मनोहर से बोला कि यार, अब बहुत हो गया, अब हम वापस चलते हैं। मनोहर ने कहा ठीक है, चल वापस चलते हैं। मैंने उसे धीरे से कहा कि तू बस भागना मत,
चाहे कुछ भी हो जाए। हम लोग वहां से मुड़े और घर की तरफ आने लगे। हमें चलते चलते ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई हमारे ठीक पीछे पीछे आ रहा है। हमने पीछे मुड़ना ठीक नहीं समझा, तो हमने एक दूसरे को बताया। तो मनोहर ने मुझसे बोला कि अपनी जेब से दोनों सिगरेट निकाल और दोनों को जला दे। मैंने दोनों सिगरेट जलाकर उसे दे दी, पर मुझे अभी भी डर लग रहा था कि जैसे कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मैं बहुत घबरा गया था। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेजी से बढ़ रही थी। बस मन में भगवान को याद कर रहा था। हम लोगों ने वो मिट्टी की कच्ची दीवार वाला रास्ता खत्म कर दिया था, पर अब आगे का रास्ता सीधा सीधा था और अगल बगल में खेत थे। हम लोग आगे की तरफ चलते रहे, पर हमने वो सिगरेट खत्म होने नहीं दी। हम दोनों को बहुत डर लग रहा था। हम दोनों मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, जिससे कि हमारा डर कम हो, पर डर हमें उतना ही लग रहा था। हम दोनों जल्दी जल्दी अपना पैर बढ़ा रहे थे। बस हमने काफी हद तक रास्ता पार कर लिया था। हमारे मन में एक उम्मीद की किरण जल रही थी। चलते चलते हम वहां आ चुके थे जहां हम पहले बैठे हुए थे, और अब हम घर के काफी नजदीक थे। पर मुझे अभी भी ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हमारे पीछे पीछे आ रहा है। तभी अचानक से एक आवाज आई कि आज तो निकल गए रे हाथ से। यह आवाज सुनकर हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और भागकर घर पहुंच गए। हम दोनों पसीने से भीग चुके थे और हमारी सांसें बहुत तेज चल रही थी। हम दोनों अकेले एक कमरे में जाकर बैठ गए। हम दोनों ने यह बात उस दिन किसी को नहीं बताई और अगले ही दिन हम मॉर्निंग में अपने घर आ गए। हमने 4 या 5 दिन तक किसी को कुछ नहीं बताया। जब हमें सब कुछ ठीक लगने लगा, तब हमने ये बात अपने दोस्तों को बताई। इस घटना के बारे में बताने के बाद यकीन मानिए, अब वो क्या था वो हमें नहीं पता, पर यकीन मानिए दोस्तों, वो हमारी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, कभी कभार हमारी एक छोटी सी गलती एक बड़ी मुसीबत को खड़ा कर देती है, जिससे लड़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है और कभी कभार हमें उससे हारना पड़ता है। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम आज़ाद है और मैं लखनऊ के काशीराम कॉलेज का रहने वाला हूँ। तो ये कहानी मेरे बाबा के साथ घटी थी। ये उन दिनों की बात है जब हमने अपने पुराने घर जो राजेंद्र नगर में था, वहाँ से अपने नए घर में शिफ्ट हो गए थे। हम सब अपने नए घर में काफ़ी खुश थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। हमें नए घर में आए 8 महीने हो गए थे, पर हमें पता नहीं चला कि कब हमें 8 महीने पूरे हो गए। साथ ही हमें यह पता नहीं था कि आगे के आने वाले दिन हमारे लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी करेंगे। हम सब खुशी से अपने दिन बिता रहे थे। एक दिन अचानक से बाबा की तबीयत बहुत खराब हो गई, तो हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने उनका चेकअप कर उन्हें खाने के लिए कुछ दवाइयाँ दी, पर उन दवाइयों से भी बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब बाबा की हालत ज़्यादा बिगड़ने लगी, तो मेरे पिताजी ने एक तांत्रिक को बुलाया। दोस्तों, इसके बाद हमें पता चला कि यह कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि बाबा के पीछे एक प्रेत आत्मा का साया था। जब तांत्रिक ने उस आत्मा से बात की, तो पता चला कि जब हम लोग इस नए घर में शिफ्ट हो रहे थे, तब रास्ते में एक पेड़ के नीचे बाबा ने वॉशरूम की थी और उसी पेड़ पर उस आत्मा का निवास था। इसी कारण उसने बाबा के शरीर में प्रवेश किया। वो आत्मा इतनी ताकतवर थी कि तांत्रिक के उपाय भी उस पर काम नहीं कर रहे थे। तब बाबा की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। बाबा को उनके पास कई लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। बाबा की हालत इतनी खराब हो गई कि वो बेड से खड़े नहीं हो पा रहे थे और एक दिन बाबा की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, बाबा की मृत्यु के बाद से पिताजी ने घर में पूजा पाठ करवाई और यकीन मानिए, उस दिन से अब तक हमारे घर में सब कुछ कुशल मंगल है। आइए दोस्तों, अंत करें अपनी आखिरी कहानी से। दोस्तों, मेरा नाम एंजलीना है और मैं रुड़की उत्तराखंड से हूँ। ये किस्सा जो आज आप सुनेंगे वो तकरीबन 5 साल पहले का है और यह घटना मेरे भैया के साथ घटी थी। उस वक्त वो टीचर का एग्ज़ाम देने के लिए मुंबई गए हुए थे और उन्हें वहाँ से निकलने में रात हो गई थी। वो अकेले थे, तो ट्रेन में भी टाइम पास करने के लिए कोई नहीं था। तो ऐसे में अकेला इंसान क्या करे, यही सोचकर वो बाहर की तरफ देख रहे थे। बाहर अंधेरा था।
तो कुछ भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। उस वक्त वो ट्रेन जिस गांव से गुजर रही थी वहां की लाइट नहीं थी, तो लोगों के घरों से जलती मोमबत्ती और लालटेन की लौ साफ साफ दिखाई दे रही थी। बाहर का नज़ारा बेहद खूबसूरत सा मालूम दिखाई पड़ रहा था। पर कहते हैं ना कि क्या पता खुशी के ये पल कब गम में बदल जाएंगे। बस फिर क्या था, ट्रेन चलती रही और भैया की नज़र एक पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ के ठीक नीचे एक स्पॉटलाइट पड़ रही थी। वो रोशनी कुछ अलग थी, जबकि वहां पर लाइट का कोई साधन नहीं था। साथ ही ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़े हुई थी। लेकिन ये क्या, वो स्पॉटलाइट तो पीछे रह गई, पर उस हल्की रोशनी में उन्हें एक लड़का खड़ा दिखाई दिया। इसके बावजूद उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने बैग से अपनी किताब निकाली और पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद उनका मन फिर से बाहर देखने को हुआ और उन्होंने जैसे ही बाहर देखा तो ये क्या, वही लड़का ट्रेन के साथ साथ भाग रहा था। भैया हैरान थे। वो सोच ही रहे थे कि इतने में वो लड़का उनकी खिड़की के पास आकर भागने लगा और लगातार बस उन्हें ही देखता जा रहा था। भैया बहुत ज्यादा डर गए थे। इसके बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं है। जब आंख खुली तो वो अपने स्टेशन पर थे। तो दोस्तों देखा आपने, हो सकता है कि उस वक्त शायद उन्हें नींद आ गई होगी या फिर वो एक सपना ही था, पर वो स्पॉटलाइट के नीचे खड़ा वो तो होश में दिखाई दिया था। दोस्तों जो भी हो, वैसे वो एक तरह का छलावा ही था। और दोस्तों जब बात छलावे की आती है तो किससे गिनाए नहीं गिनते। दोस्तों ऐसे ही आदित्य रॉय की कहानी है। ये कहानी बागपत की है। ये कहानी उनके मामा के घर की है। जब उनका भाई खेतों में पानी चलाने जाता था, एक दिन आदित्य को अकेले ही पानी चलाने के लिए जाना पड़ा। तो आदित्य देखता है कि वहां ट्यूबवेल पे एक आदमी खड़ा था। तो उसने बोला कि कौन है। तभी उसकी नजर उसके पैरों पर गई तो उसके पैर उल्टे थे। ये देख आदित्य वहां से भाग निकला। हालांकि उसे कोई नुकसान तो नहीं हुआ और वो घर भी ठीक ठाक पहुंच गया, पर उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई और उसकी ये हालत देख एक बाबा को बुलाया गया। तो बाबा ने अपने तंत्र मंत्र से उसे ठीक किया। उनका कहना है कि इस बात को 4 साल हो गए हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानियां। दोस्तों कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मैं मिलता हूं आपको अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।